सीएम धामी ने दी विधायक पदों की शपथ। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने दिलाई शपथ। सीएम ने पंचायत चंपावत की जनता का जताया आभार। उत्तराखंड दौरे पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। सीएम धामी ने किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जोरदार स्वागत। ऋषिकेश पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। माधव सेवा सदन का किया शिलान्यास। सीएम ने की 50 लाख रुपए के अनुदान की घोषणा। मुख्य सचिव ने नैनीताल में अधिकारियों के साथ की बैठक। सरकार की योजनाओं के बारे में हुई चर्चा। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। और केंद्रीय मंत्री ने किया टिहरी बांध की झील का निरीक्षण। फिट ऑफ इंडिया के तहत साइकिल रैली को मिली हरी झंडी। कोठी कॉलोनी से साइकिल रैली हुई रवाना। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पहली खबर देहरादून से है, जहां विधानसभा भवन में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विधायक पद की शपथ ली है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने सीएम को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है और इस अवसर पर कैबिनेट के मंत्रियों के साथ बीजेपी के विधायक भी इस दौरान मौजूद रहे। आपको बताएं कि सीएम धामी ने चंपावत विधानसभा से 55,025 वोटों से जो है ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। तो वहीं बाकी प्रत्याशियों की जमानत जो है वो जब्त कर ली गई थी, जिसके बाद सीएम ने आज विधायक पद की शपथ ले ली है। तो वहीं विधायक की शपथ लेने के बाद सीएम धामी ने चंपावत की जनता का आभार भी जताया है और ये कहा है कि 93% नहीं, चंपावत की जनता ने मुझे 100% मतदान किया। और इसके साथ ही सीएम ने कहा कि राज्य में जल्द से जल्द कॉमन सिविल कोड जो है वो लागू किया जाएगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय नड्डा जी का, हमारे गृह मंत्री जी का, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का और साथ में चंपावत क्षेत्र की महान जनता का मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज मुझे एक विधायक के रूप में आज इस समारोह में मैं आज विधिवत रूप से शपथ लेकर सेवा के लिए पुनः जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के तहत जनता को समर्पित हो गया हूँ। और मैं उत्तराखंड राज्य के सभी देवतुल्य मतदाताओं का भी अभिनंदन करना चाहता हूँ इस अवसर पर कि उन्होंने उत्तराखंड के अंदर एक मिथक तोड़ने का काम किया, एक इतिहास बनाने का काम किया। तो वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे, जहां सुबह करीब 10 बजे देहरादून स्थित जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजनाथ सिंह जी के उत्तराखंड आगमन पर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट में उनका भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सौरभ बहुगुणा और साथ ही राज्यसभा के सांसद नरेश बंसल भी उपस्थित रहे। तो वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी माधव सेवा सदन का शिलान्यास करने के लिए पहुंचे, जहां सीएम धामी का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सीएम धामी ने जनता को संबोधित भी किया है और इस बीच सीएम धामी ने भाऊराव देवरस न्यास को 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है। तो वहीं कार्यक्रम में पहुंचे योग गुरु बाबा रामदेव ने अपने संबोधन में कहा कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा सबको ऐसे पुण्य के कार्य में दान देना चाहिए। साथ ही बाबा रामदेव ने यह भी कहा कि वो 3,000 करोड़ से ज्यादा शुरुआत करके आज 30,000 करोड़ की कंपनी है चला रहे हैं और जितनी जरूरत पड़ेगी उतनी भागीदारी वो इस पुण्य काम में जरूर निभाएंगे। बहुत बड़ा
सेवा का यहाँ पर प्रकल्प शुरू हो रहा है और इस सेवा के प्रकल्प के शुरू होने से माधव सेवा विश्राम सदन इसके बनने से आने वाले जो हजारों लाखों यहाँ पर जो बीमार लोग हैं, उनके तीमारदार हैं, उन सभी को यहाँ पर सुविधा मिलेगी और इसमें सभी को सहयोग करना चाहिए। सभी को उत्तराखंड सरकार की इसमें श्यामपुर फ्लाईओवर की मांग लंबे समय से चली आ रही है, जाम से कब तक निजात उसके बारे में बात। अब खबर उत्तराखंड के नैनीताल से है, जहां मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू एसटीआई पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक के दौरान डॉक्टर एसएस संधू ने अधिकारियों को उत्तराखंड सरकार की योजनाओं के बारे में भी बताया है और साथ ही अधिकारियों से भी जनपद नैनीताल के बारे में जानकारी उन्होंने ली। इस दौरान मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वाहन पार्किंग निर्माण के लिए जो प्रस्ताव बनाए जाते हैं उनका अच्छी तरह से सर्वे करते हुए मास्टर्स प्लान के तहत डीपीआर तैयार करें। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जहां पर वाहन पार्किंग बनाई जा रही है, क्या वहां पर आवश्यकता है या नहीं, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। साथ ही पार्किंग स्थलों पर पर्याप्त मात्रा में पेयजल, विद्युत, शौचालय, विशेष सुविधाएं भी प्रदान करने की बात उन्होंने की है। और तो वहीं पार्किंग स्थल से शहर में आने के लिए पर्यटकों के लिए अच्छी वाहन स्टल व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने ये भी कहा कि इस शटल व्यवस्था के वाहन चालकों को पहले विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाए ताकि वे पर्यटकों से अच्छा व्यवहार कर सके। उन्होंने कहा कि बहुमंजिला पार्किंग ना बनाते हुए आवश्यकता अनुसार मैकेनिकल पार्किंग, पॉकेट पार्किंग, टनल पार्किंग निर्माण पर जो है बल दिया जाना चाहिए और साथ ही मुख्य मार्गों पर वाहन शटल व्यवस्था कहां-कहां हो सकती है उस पर भी जो है सुनिश्चित किया जाए कि क्या वो व्यवस्था पूरी हो पा रही है या नहीं। दौरा करने का मौका मिला, वहाँ से फीडबैक आ रहा था कि पर्यटन काफ़ी बढ़ रहा है, लेकिन कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियां हैं जिनको पूरा करना है। तो वहाँ का मास्टर प्लान बनाया जा रहा है सारे क्षेत्र का, ताकि एक हाई एंड टूरिज्म डेस्टिनेशन डेवलप हो सके। पानी की भी वहाँ समस्या है क्योंकि ज़्यादा यात्री आने लगे हैं, पानी की व्यवस्था पुरानी है, उसको ऑगमेंट किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। सड़कों का कुछ चौड़ीकरण का वहाँ प्रस्ताव है और जहाँ एटीआई में भी जैसे हमारा नगर विकास का भी एक केंद्र खुलने जा रहा है। तो वहीं खबर अब उत्तराखंड के टिहरी से है, जहां केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने टिहरी बांध की झील का निरीक्षण किया है और इस दौरान टिहरी झील पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने फिट ऑफ इंडिया के तहत कोटी कॉलोनी से साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। साथ ही आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत वृहद सफाई अभियान कार्यक्रम में प्रतिभाग भी उन्होंने किया। उसके बाद केंद्रीय मंत्री ने टिहरी झील की वोटिंग में बैठक जो है दोबारा चांटी पुल तक पहुंचे हैं। तो वहीं बोट यूनियन से जुड़े लोग भी केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करके अपनी समस्याओं से उन्होंने अवगत कराया और साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि टूरिज्म को बढ़ावा देना एक अच्छी बात है और उत्तराखंड में इसको लेकर लगातार काम भी किया जा रहा है। इसमें और भी संभावना बहुत है। पर्यटन टूरिज्म बढ़ावा देने के लिए बहुत संभावना है। फिर भी अभी जो हो रहा है ये भारत सरकार के परियोजना से हो रहा है और भी आगे इसमें क्या कर सकते हैं हम राज्य सरकार से बातचीत करके हम जरूर, क्योंकि वेरी गुड स्कोप, बहुत अच्छा स्कोप है इधर टूरिज्म बढ़ाने के लिए। सिर्फ 20 हट्स है, 20 हट्स है, 20 हट्स में पूरा ऑक्यूपाइड है। तो और थोड़ा हम इधर सुविधा वगैरह बढ़ाए तो बहुत बड़ी मात्रा में टूरिज्म इकोनॉमी ही बढ़ सकता है इस एरिया में भी, ये मेरा मानना है। इस संबंधित तो वहीं चंपावत की जीत के बाद बीजेपी बेहद उत्साहित नजर आ रही है। बीजेपी ने लोकसभा के लिए अपना एक बड़ा लक्ष्य भी तय कर लिया है। बीजेपी अब लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस की जमानत जब्त करने की मुहिम में अब जुट चुकी है और साथ ही मिशन 2024 के लिए बीजेपी ने बिसात बिछानी शुरू कर दी है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। चंपावत में कांग्रेस को करारी हार देने के बाद अब बीजेपी लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पर एक बड़ा वार करने की तैयारी में है। जी हां, चंपावत की ऐतिहासिक प्रचंड जीत के बाद अब बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए भी अपना बड़ा टारगेट तय कर लिया है। 2024 के चुनाव के लिए बीजेपी ने एक नया रिकॉर्ड कायम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है और अब इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को चुनाव मैदान में अभी से उतारा जा रहा है।
बूथ सशक्तिकरण अभियान के जरिए जहां एक तरफ कमजोर बूथों को मजबूत करने की मुहिम छेड़ी गई है, तो वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार की और साथ ही राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा चुके लाभार्थियों को भी खुद से जोड़ने की कोशिश जो है वो चल रही है। इसलिए पन्ना प्रमुखों के साथ ही बूथ की टीम को अहम जिम्मेदारी भी दी जा रही है। हाल ही में हल्द्वानी में हुई बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में कार्य समिति के सदस्यों और साथ ही कार्यकर्ताओं को साफ संदेश भी दे दिया गया कि 2024 के चुनाव में इस बार एक नया रिकॉर्ड कायम करना है और एक ऐतिहासिक मार्जिन के साथ उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में जीत दर्ज करनी है। यानी कि चंपावत में कांग्रेस की जमानत जब्त करवाने के बाद अब लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को खाता न खोलने देने की मुहिम बीजेपी ने छेड़ दी है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से सारे मिथकों को तोड़ते हुए पहले उत्तराखंड में दोबारा 2/3 बहुमत की सरकार बनाई और उसके बाद उन्हें चंपावत में 94% मत प्राप्त करके माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की सीट को जीता है, उससे माननीय जो हमारे वरिष्ठ नेतृत्व हैं उन सब ने हमें लक्ष्य दिया है कि हम आने वाले लोकसभा चुनाव में भी इस गति को जारी रखें और लोकसभा चुनाव भी नए रिकॉर्ड मतों के साथ जीतने का लक्ष्य बनाएं। और उसके लिए हम पन्ना प्रमुख, पन्ना टोली और जो हमारा नीचे तक का काडर है उस सबको अपने साथ चर्चा करके इस विजय को प्राप्त करने के लिए काम कर रहे हैं और 2024 में निश्चित रूप से विजय का एक नया रिकॉर्ड हम लोग बनाएंगे। जहां एक तरफ बीजेपी बूथ स्तर पर 2024 की तैयारियों में जुट गई है, तो वहीं कांग्रेस केवल बयानबाजी तक ही सिमटी हुई है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी गलतफहमी में है। 2024 में महायुद्ध होगा और बीजेपी के सामने लोकायुक्त, पलायन, बेरोजगारी जैसे तमाम सवाल होंगे जिनका जवाब उनको जनता को देना होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी गलतफहमी में है। चंपावत का चुनाव एक अलग परिदृश्य में लड़ा गया। चंपावत का सिनेरियो बिल्कुल अलग था। चंपावत में सत्ता पक्ष चुनाव लड़ रहा था, सरकार चुनाव लड़ रही थी, भाजपा का संगठन आपने देखा होगा कहीं नहीं दिख रहा था। लेकिन 2024 में महायुद्ध होगा और जब वो 2024 के चुनाव में जाएंगे तमाम सवालों का जवाब देना होगा। सबसे पहली बात तो भाजपा को इस बात का जवाब देना होगा कि 100 दिन में लोकायुक्त की बात करते थे, कहाँ तुम्हारा लोकायुक्त गया? पलायन आयोग आपने बनाया, बताइए सबसे ज्यादा पलायन अगर कभी हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में 2017 से लेकर 2022 तक पलायन हुआ है। और बेरोजगारी की बात आप देखिए, सर्वोच्च स्तर पर बेरोजगारी है। आज अगर कहीं भारत के सारे राज्यों में अगर गणना होती है तो उत्तराखंड बेरोजगारी के मामले में सबसे ऊपर है। महंगाई की स्थिति क्या है? इन सब सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी को 2024 में देना होगा। राष्ट्रीय परिदृश्य में भी सवालों का जवाब देना होगा। सीमाएं सुरक्षित नहीं है, उत्तराखंड के जो सीमांत के गांव हैं खाली हो रहे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था इन्होंने की है? ये भाजपा, मैंने कहा इसलिए हमारा कहना है कि गलतफहमी है। आप देखिएगा जब समय आएगा उत्तराखंड की महान जनता निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को जवाब देगी। प्रचंड जीत से बीजेपी उत्साहित है तो करारी हार से कांग्रेस का खेमा मायूस है। जीत के बाद जहां बीजेपी एक और नया इतिहास रचने की कवायद में जुट गई है, तो वहीं कांग्रेसी खेमा हार से भी सबक लेने को तैयार नहीं दिख रहा। ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी अपने 24 के मिशन में वाकई में एक नया इतिहास रच जाए और कांग्रेसी खेमा मुंह देखता रह जाए। उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार की रिपोर्ट। वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय में पेश हुए हैं। इधर उत्तराखंड के कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने ईडी कार्यालय के बाहर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के नेतृत्व में कांग्रेसी बुद्धा चौक पर एकत्रित हुए और उसके बाद पैदल मार्च निकालते हुए क्रॉस रोड स्थित ईडी कार्यालय पर वो पहुंचे, जहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और राहुल गांधी पर ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बता दिया। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि केंद्र की सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, जिसमें खासकर ईडी का इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं की छवि खराब करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा दिया कि राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के गलत फैसले का विरोध किया था
इसी कारण से ईडी जो है इस पर अपनी कार्रवाई कर रही है। तो वहीं सरकार की तरफ से संचालित की जा रही तमाम योजनाएं सरकारी अनदेखी के चलते आम जनता तक नहीं पहुंच पा रही है। कई मामलों में बिचौलिए जनता का लगातार शोषण भी कर रहे हैं। ऐसा ही मामला उत्तराखंड भवन और साथ ही अन्य जो है कर्मकार कल्याण बोर्ड की तरफ से श्रमिकों के श्रमिक कार्ड बनाए जाने को लेकर भी दिखाई दे रहा है। इसी चिलचिलाती धूप में श्रमिकों को घंटों लाइन में खड़े होने के लिए बाध्य होना भी पड़ रहा है। संबंधित कर्मी तय समय में ऑफिस नहीं खोल पा रहे हैं। श्रमिकों को अपने जॉब कार्ड को बनवाने के लिए धूप में घंटों लाइन में खड़े होने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। प्रदेश सरकार की ये कोशिश है कि श्रमिकों के कल्याण के लिए बनाई गई योजना का सीधे तौर पर उनको लाभ मिल सके, लेकिन सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की जिनकी जिम्मेदारी है वही सरकार की योजनाओं को पतीला लगा रहे हैं। श्रमिक कार्ड बनवाने के लिए श्रमिकों से मानक से अधिक धन की वसूली की जा रही है। इतना ही नहीं, उनको घंटों चिलचिलाती धूप में लाइन में खड़े होने के लिए भी मजबूर किया जा रहा है। इस पूरे मामले में जिनकी जवाबदेही है वो कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। टोकन 10 बजे के बाद आपके टोकन बंद हो जाएंगे। क्या 10 बजे के बाद टोकन के बीच में टोकन नहीं मिलेंगे तो बताना यार। या 9:30 बजे का टाइम है क्यों और 9:30 आपका बजे का टाइम है? ये पूरा खाली बाहर आ है। जाओ। ये मैं मीडिया से हूँ, ये ध्यान रखना, तो क्या करना? ठीक है ना। मीडिया जब टोकन वहाँ पे दे मैं तुम्हें रहे बता हैं, रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, नहीं मैं तुम्हें बता रहा ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। क्या टोकन बना तो रहे हैं और क्या टोकन या 9:30 बजे का टाइम है। कहाँ 9 बजे का टाइम है? भाई जाओ, तो मैं अभी दफ्तर देख लो, दफ्तर खुले हैं वहाँ पे। सुनो मेरी बात सुनो, मैं मीडिया से हूँ। अरे मीडिया से हो तो क्या करोगे हाँ तो भाई? मैं बता रहा ना तुम्हें, मैं बता रहा मैं तुम्हें बता रहा। टोकन ही तो बना रहा हूँ। तो 9:30 बजे का टाइम है ना यार। ये नहीं, मेरी बात सुनो, आदमी धूप में 9:10 के बीच में टोकन नहीं मिलेंगे फिर आप बोलना। आदमी धूप में खड़े हुए, ठीक है, आदमी धूप में खड़े हुए वहाँ। अरे तो बना तो रहा हूँ भाई। तो बनाओ ना, 9:30 बजे वितरित करो वहाँ सबको। बाहर तो मैं आ जाऊंगा, मैं नहीं बनाने दे रहा तुम्हें। लाइन में लग जाओ, अपना अपना आधार निकालो तो मिलो। फटाफट करो। आप बाहर आओ। मैं तो बाहर आई ना, मैं बाहर ही आ रहा हूँ। धक्का मत दे देना, हाथ मत लगा देना, ये ध्यान रखना, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वीडियो ऑफिस पहुंचने पर जहां कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश भर में पीएम मोदी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध किया जा रहा है और साथ ही सीएम धामी ने भी कहा है कि जो भी भ्रष्टाचारी है वो बख्शा नहीं जाएगा। सीएम धामी ने कह दिया कि विकास को लेकर सरकार पूरी तरह से गंभीर है और ऐसे में भ्रष्टाचारियों को कहीं पर भी कोई जगह नहीं मिलेगी, इसलिए जो व्यक्ति निर्दोष है उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जितना भ्रष्टाचार किया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूर होगी। और साथ ही सीएम धामी ने यह भी कहा कि कांग्रेस का धरना प्रदर्शन भी इसी ओर इशारा कर रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है और अब जब उस भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो कांग्रेस पार्टी राजनीति कर धरना प्रदर्शन कर रही है। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंदर जो भ्रष्टाचार के मामले हैं, चोरी के मामले हैं, बेईमानी के मामले हैं, घोटाले हैं, वो सारे उनका सबका समापन हो रहा है। और आज मोदी जी इस पारदर्शिता से काम कर रहे हैं, उसका परिणाम है कि देश के अंदर 8 सालों में जो एक वातावरण निर्मित हुआ है वो अपने आप में उत्साह का वातावरण है, ऊर्जा का वातावरण है, एक उमंग का वातावरण है। 2014 से पहले देश के अंदर भ्रष्टाचार और घोटालों की बाढ़ थी। आज उन सब से अपना फेस सेविंग करने के लिए इस प्रकार के धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जबकि काम अगर किसी ने गलत किया है तो मैं समझता हूं कि मोदी जी के शासनकाल में वो बच नहीं पाए। अब खबर उत्तराखंड के नरेंद्र नगर से है, जहां विधानसभा की पट्टी दोगी के लोयल गांव में इस भीषण गर्मी में ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। आपको बताएं कि दोगी क्षेत्र की 27 ग्राम पंचायत के पेयजल समस्या के समाधान के लिए लगभग 50 करोड़ की लागत से बनी सूर्य कुंड रानीताल पेयजल पंपिंग योजना मात्र शोपीस बनकर रह गई है। ये योजना 10 साल पहले बनकर तैयार हो चुकी थी। गांव क्षेत्र में तब 5 से 10 परिवारों के बीच सामूहिक कनेक्शन दिए गए थे, मगर जलापूर्ति जो है अब पूरी तरह से ठप रही है। तो वहीं हर घर
जल नल योजना का कनेक्शन जो है सूर्यकुंड रानीताल योजना से जोड़ा गया है, लेकिन फिर भी ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए यहाँ तरस रहे हैं। ग्रामीण को पानी जो है वो दूर दराज क्षेत्र से लाना पड़ रहा है। पानी की आज ये स्थिति है कि सुबह 4 बजे से लेके लोग यहाँ पे बैठ के सो रहे हैं। मतलब इतनी गंभीर स्थिति हो रखी है। और सूर्यकुंड जल योजना का जो पानी है वो 15 दिन में, 12 दिन में, 14 दिन में एक बार कभी आता है। तो मतलब साल का अगर टारगेट लिया जाए तो वो 1 महीने में एक बार माना जाएगा। पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। माल मवेशी हम लोग पाल नहीं सकते हैं। तो वहीं हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद यानी कि विहिप के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के 2 दिवसीय अधिवेशन के दूसरे दिन 2 सत्रों का आयोजन किया गया। अधिवेशन में देश के शीर्ष संत और साथ ही धर्माचार्यों ने देश की वर्तमान परिस्थितियों पर मंथन करने के बाद सर्वसम्मति से 4 विषयों को महत्वपूर्ण मानते हुए प्रस्ताव पारित कर दिए। और इन प्रस्ताव में कुटुंब प्रबोधन, धर्मांतरण पर तत्काल रोक लगाने के लिए और साथ ही कठोर कानून बनाने, समान नागरिकता संहिता कानून लागू करने और साथ ही देश के सभी मठ मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से बाहर करने की मांग की गई है। अधिवेशन में संतों ने हिंदुओं की जनसंख्या को बढ़ाने को लेकर भी चर्चा की है और हिंदुओं से 2 से ज्यादा बच्चा पैदा करने का आह्वान किया गया है। आपको बताएं कि निष्काम धाम सेवा ट्रस्ट में रविवार को अधिवेशन के आखिरी सत्र के बाद विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री मिलिंद परांडे ने कहा कि 2 दिन की बैठक में देश भर में आए संतों के साथ हुए मंथन के बाद 4 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। इनमें धर्मांतरण को रोकने के लिए सख्त से सख्त कानून बनाने, हिंदू मंदिरों को सरकारी अधिग्रहण से मुक्त करने, समान नागरिकता संहिता कानून लागू करने और साथ ही कुटुंब प्रबोधन के माध्यम से देश भर में जन जागरण चलाकर हिंदू परिवारों को मजबूत करने को लेकर प्रस्ताव पारित किए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बैठक में संतों की ओर से समान नागरिक संहिता पर कमेटी बनाए जाने पर उत्तराखंड सरकार का आभार जताया है और साथ ही इसके अलावा जुम्मे की नमाज के बाद देश भर में किए जा रहे पथराव पर संतों ने चिंता जाहिर करते हुए दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। बैठक में कश्मीर से हिंदुओं को टारगेट करके जारी हत्याओं पर भी चिंता व्यक्त यहाँ की गई। उन्होंने कहा कि अधिवेशन में ज्ञानवापी मामले पर भी चर्चा की गई है और संतों का ये मत है कि ये मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए कोर्ट का निर्णय आने तक का इंतजार करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि प्राथमिकता अयोध्या, काशी और मथुरा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है और काशी मथुरा की लड़ाई अभी कोर्ट में है, इसलिए कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद की ओर से जो केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल का ये वार्षिक अधिवेशन है और उसमें राष्ट्र जागरण के अनेक विषय, हिंदुत्व जागरण के अनेक विषय और व्यवहारिक धरातल के अनेक विषयों पर चर्चा। आज का मुख्य जो विषय है वो परिवार प्रबोधन का है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक संस्कारों का जो अभाव दिखाई दे रहा है बच्चों में, युवा पीढ़ी में। और एक समय था जब छोटे मकान, बड़े परिवार होते थे, शांति और प्यार होता था, लेकिन आज एक बड़ी समस्या दिखाई दे रही है। बड़े मकान हैं, छोटे परिवार हैं, लेकिन प्रेम सद्भाव लुप्त हो रहा है। बच्चों का कहीं ना कहीं विदेश की ओर जो पलायन हो रहा है, प्रतिभा विदेश की ओर जा रही है, वो भी एक विचारणीय समस्या जो सबके समक्ष है। तो उस पर चिंतन हुआ है कि संत अपने अपने प्रवचनों में देखिए, ये काफ़ी दिनों से ये मुद्दे चल रहे हैं कि धर्मांतरण अपने आप में एक बड़ा विवाद का विषय है कि धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मांतरण ऐसा है जैसे मेरी माँ है और मेरी माँ को छीन के कोई अब दूसरी माँ पकड़ा दे तो कैसे हो सकता है। तो धर्मांतरण हिंसा है, धर्मांतरण मुझे लगता है कि ग्रीन क्राइम है एक किस्म से। धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपनी अपनी श्रद्धा है, अपनी अपनी आस्था है, सबको उसे पालन करना चाहिए। और लालच के बल पर तो धर्मांतरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हर एक को अपने अपना धर्म पालन करने का अधिकार है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जुम्मे की जो घटना हुई है उसकी जिम्मेदारी देश के इमामों को लेनी चाहिए कि आज के बाद ऐसी घटना
देश में नहीं होगी। ये अराजकता नहीं चलेगी और इस प्रकार से अराजकता नहीं होनी चाहिए। तो देश, क्योंकि उसमें सबका नुकसान है, उनके भी नुकसान है। मैं तो बार बार कहता हूँ कि हिंदुस्तान। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। पौड़ी शहर की निगम नगर पालिका के वार्ड नंबर 11 में सभासद के उपचुनाव को लेकर निजी स्कूल में बनाए गए बूथ पर वार्ड के लोगों ने मतदान किया। सुबह 8 बजे से शुरू हुई मतदान प्रक्रिया को लेकर पूरे वार्ड से लोग धीरे धीरे मतदान केंद्र में पहुंचने लगे, जहां पर लोगों ने मतदान किया। सभासद के चुनाव को लेकर जो है प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला मत पेटी में अब कैद है। तो वहीं 14 तारीख को मतगणना के बाद विजेता का नाम घोषित किया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों की तरफ से नाम वोटर लिस्ट में ना होने पर नाराजगी भी जाहिर की गई है। तो ये है कि ये चुनाव पहले हो जाने चाहिए। हमारे मेंबर साहब को 1 साल से अधिक का टाइम हो गया, जबकि 6 महीने बाद चुनाव होना चाहिए। लेकिन जब चुनाव हुए हैं तो कम से कम एक बार सर्वे करके जो नाम छूटे उनको बनाना चाहिए था। अभी उन्होंने 2018 के यहाँ पे नाम दे रखे हैं, जिसमें कि कितने लोगों के यहाँ पे नाम नहीं आ रखे हैं, और जो मर गए उनका नाम है। कितने लोग यहाँ पे वापस चले जा चुके हैं, उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये गलत है, ये प्रशासन की गलती है। विधानसभा की लिस्ट देते तो शायद सब वोट देते, क्योंकि हम नगर में रहते तो विधानसभा में नगर वाले भी वोट देते हैं। तो दिक्कतें हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। कितने लोग वोट दे रहे हैं, इस टाइम बहुत कम वोट पड़ रहे हैं। मैंने विधानसभा को वोट दिया था, पर इसमें नाम नहीं आया है मेरा। एक वोट की बहुत, जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत महत्व रखता है एक वोट। कई बार तो पार्टी में एक वोट से ही इंसान हार जीत मतलब लगा रहता है। तो क्या दिक्कतें हुई आपको यहाँ पे? ये दिक्कत हुई कि नाम नहीं आया बस। तो आप वोट डाल पाए? अब वोट नहीं डाल पाए मैं इससे। तो क्या कहेंगे प्रशासन को, क्या लापरवाही समझेगी सर कि ये इस तरह से चुनाव आयोग का? तो देखिए लापरवाही समझूंगा, क्योंकि देखिए पहले मेरा नाम था, जो विधानसभा वोट मैंने दिया था, तो इसमें भी मेरा नाम आना चाहिए था, जो कि ये हुए हैं वार्ड। मैं पूरा वार्ड जितना भी काम नहीं हुआ, मैं जनता के साथ जमीन से जुड़कर वो कार्य करूँगा और सब लोगों के साथ, जब व्यक्तिगत हो चाहे वो सार्वजनिक काम हो, मैं उनके सारे काम करूँगा। आज यहाँ पे जो नगर पालिका का ये बाई इलेक्शन है, इसमें मतदान हमारा शांतिपूर्वक 8 बजे शुरू हो चुका था और लगभग 10 बजे के आसपास तक एक केंद्र के अंदर 8% के आसपास पहुँच चुका था वोटिंग परसेंटेज, दूसरे में लगभग 4-5 के आसपास पहुँच चुका था और अभी भी शांतिपूर्वक चल रहा है। और होपफुली हमारे धीरे धीरे थोड़ी मतदान की प्रतिशत दोपहर बाद बढ़ जाएगा और शाम को 5 बजे तक चलेगा। नगर पालिका का चुनाव हुआ था, उसी के साथ वार्ड मेंबर का भी चुनाव हुआ था, लेकिन ये बीच में वो चुनाव जो कराना पड़ा, तो बीच में जो हमारे पुराने जो वार्ड मेंबर थे वो एक्सपायर हुए, तो उनकी जो कार्यकाल अधूरा रह गया उसको पूर्ण करने के लिए इसमें ये उपचुनाव हुआ है। तो उत्तराखंड विशेष में इतना है, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।